चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री VA अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। लग्न विश्लेषण। राशि चार्ट में लग्न कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में पाद 3 में स्थित है। हस्त नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट कन्या तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री कन्या के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति को दर्शाता है। नवांश निर्धारण के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और गणना 0 डिग्री मेष से शुरू होती है। इस क्रम में मेष तक 9 नवांश पूरे होते हैं, वृषभ तक 18, मिथुन तक 27, कर्क तक 36, सिंह तक 45 नवांश पूरे होते हैं। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करते हुए गणना 51वें नवांश तक पहुंचती है, अतः लग्न का स्थान 51वें नवांश में निर्धारित होता है। बृहस्पति विश्लेषण। राशि चार्ट में बृहस्पति धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पाद 1 में स्थित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट धनु से 10 डिग्री मकर तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री धनु के बीच आता है, जो बृहस्पति की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में मेष से लेकर वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे हो जाते हैं और धनु में आगे बढ़ते हुए गणना 83वें नवांश तक पहुंचती है, अतः बृहस्पति का स्थान 83वें नवांश में निर्धारित होता है। शुक्र विश्लेषण। राशि चार्ट में शुक्र धनु राशि में मूल नक्षत्र में पाद 2 में स्थित है। मूल नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट धनु तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच आता है, जो शुक्र की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे हो जाते हैं और धनु में आगे बढ़ते हुए गणना 74वें नवांश तक पहुंचती है, अतः शुक्र का स्थान 74वें नवांश में निर्धारित होता है। चंद्रमा विश्लेषण। राशि चार्ट में चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र में पाद 2 में स्थित है। रेवती नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री मीन तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री मीन के बीच आता है, जो चंद्रमा की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में कुंभ तक 99 नवांश पूरे होते हैं और मीन में आगे बढ़ते हुए गणना 106वें नवांश तक पहुंचती है, अतः चंद्रमा का स्थान 106वें नवांश में निर्धारित होता है।
बुध विश्लेषण। राशि चार्ट में बुध धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पाद 2 में स्थित है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री धनु के बीच आता है, जो बुध की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे हो जाते हैं और धनु में आगे बढ़ते हुए गणना 78वें नवांश तक पहुंचती है। अतः बुध का स्थान 78वें नवांश में निर्धारित होता है। राहु विश्लेषण। राशि चार्ट में राहु धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पाद 3 में स्थित है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट धनु के बीच आता है, जो राहु की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे हो जाते हैं और धनु में आगे बढ़ते हुए गणना 79वें नवांश तक पहुंचती है। अतः राहु का स्थान 79वें नवांश में निर्धारित होता है। केतु विश्लेषण। राशि चार्ट में केतु मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में पाद 1 में स्थित है। पुनर्वसु नक्षत्र 20 डिग्री मिथुन से 3 डिग्री 40 मिनट कर्क तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मिथुन के बीच आता है, जो केतु की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में वृषभ तक 18 नवांश पूरे हो जाते हैं और मिथुन में आगे बढ़ते हुए गणना 25वें नवांश तक पहुंचती है। अतः केतु का स्थान 25वें नवांश में निर्धारित होता है। सूर्य विश्लेषण। राशि चार्ट में सूर्य धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पाद 1 में स्थित है। ये वही स्थिति है जो बृहस्पति के लिए वर्णित है, अर्थात 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री धनु के बीच। नवांश गणना के अनुसार ये स्थान 81वें नवांश में आता है। अतः सूर्य का स्थान 81वें नवांश में निर्धारित होता है। मंगल विश्लेषण। राशि चार्ट में मंगल वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में पाद 4 में स्थित है। अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच आता है, जो मंगल की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में तुला तक 63 नवांश पूरे हो जाते हैं और वृश्चिक में आगे बढ़ते हुए गणना 68वें नवांश तक पहुंचती है। अतः मंगल का स्थान 68वें नवांश में निर्धारित होता है। शनि विश्लेषण। राशि चार्ट में शनि रोहिणी नक्षत्र में पाद 4 में स्थित है। रोहिणी नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ के बीच आता है, जो शनि की स्थिति को दर्शाता है। नवांश गणना में मेष तक 9 नवांश पूरे हो जाते हैं और वृषभ में आगे बढ़ते हुए गणना 16वें नवांश तक पहुंचती है। अतः शनि का स्थान 16वें नवांश में निर्धारित होता है। नवांश प्रोग्रेशन के आधार पर राहुल द्रविड़ के जीवन की प्रमुख घटनाएं एक क्रमबद्ध गणना के माध्यम से स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। लग्न नवांश 51 में स्थित है और मंगल नवांश 68 में स्थित है। यदि इन दोनों के बीच गणना करें इंक्लूसिव काउंट, तो यह 18 वर्ष का अंतर देता है और इसी अवधि में वर्ष 1991 में उन्होंने कर्नाटक के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। इसी प्रकार लग्न नवांश 51 से शुक्र नवांश 74 तक की गणना 24 वर्ष देती है, जिसके अनुरूप वर्ष 1997 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जोहानिसबर्ग में अपना पहला टेस्ट शतक 148 रन बनाया। आगे बृहस्पति नवांश 81 से चंद्रमा नवांश 106 तक की गणना 26 वर्ष प्रदान करती है और इसी समय वर्ष 1999 में वे आईसीसी विश्व कप में 461 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसी प्रकार सूर्य नवांश 81 से चंद्रमा नवांश 106 तक भी 26 वर्ष की गणना मिलती है, जो उसी उपलब्धि की पुष्टि करता है। केतु नवांश 25 से लग्न नवांश 51 तक की गणना 27 वर्ष देती है, जिसके दौरान वर्ष 2000 में उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। लग्न नवांश 51 से बुध नवांश 78 तक 28 वर्ष की गणना होती है और इसी समय वर्ष 2001 में कोलकाता टेस्ट कप प्रसिद्ध मिरेकल ऑफ कोलकाता हुआ, जहां उन्होंने 180 रन बनाए। इसी घटना को राहु नवांश 79 से चंद्रमा नवांश 106 तथा चंद्रमा नवांश 106 से केतु नवांश 25 की गणना भी दर्शाती है। इसके बाद लग्न नवांश 51 से बृहस्पति नवांश 81 तथा लग्न नवांश 51 से सूर्य नवांश 81 तक की गणना 31 वर्ष देती है और इसी अवधि में वर्ष 2004 में उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शुक्र नवांश 74 से चंद्रमा नवांश 106 तक की गणना 33 वर्ष देती है, जिसके दौरान वर्ष 2006 में उन्होंने भारत को वेस्ट इंडीज में ऐतिहासिक श्रृंखला विजय दिलाई।
मंगल नवांश 68 से चंद्रमा नवांश 106 तक की गणना 39 वर्ष प्रदान करती है और इसी समय वर्ष 2012 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। आगे शुक्र नवांश 74 से शनि नवांश 16 तक की गणना 51 वर्ष देती है, जिसके दौरान वर्ष 2024 में उन्होंने कोच के रूप में भारत को आईसीसी टी20 विश्व कप जिताया। अंततः शनि नवांश 16 से मंगल नवांश 68, बृहस्पति नवांश 81 तथा सूर्य नवांश 81 से केतु नवांश 25 तक की गणना 53 वर्ष देती है और इसी अवधि में वर्ष 2026 में उन्हें बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार प्रत्येक नवांश स्थिति की गणना इंक्लूसिव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सटीक सामंजस्य स्थापित करती हुई दिखाई देती है। नवांश प्रोग्रेशन की इसी गणना पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि चंद्रमा नवांश 106 से लग्न नवांश 51 तक की गणना इंक्लूसिव 54 वर्ष प्रदान करती है। इसी प्रकार केतु नवांश 25 से बुध नवांश 78 तक भी 54 वर्ष की अवधि बनती है। यह संकेत देता है कि चंद्रमा, लग्न, केतु और बुध आपस में एक सक्रिय चक्र बना रहे हैं, जो मानसिक, निर्णयात्मक और दिशा परिवर्तन से जुड़े घटनाक्रम ला सकता है। आगे केतु नवांश 25 से राहु नवांश 79 तथा राहु नवांश 79 से केतु नवांश 25 तक की गणना 55 वर्ष देती है, जिससे स्पष्ट है कि राहु केतु अक्ष अत्यंत सक्रिय हो रहा है। यह आमतौर पर महत्वपूर्ण मोड़, पुनर्संतुलन या कर्मात्मक परिणामों का समय दर्शाता है। इसके बाद लग्न नवांश 51 से चंद्रमा नवांश 106 तथा बुध नवांश 78 से केतु नवांश 25 की गणना 56 वर्ष देती है, जो यह संकेत करती है कि व्यक्तित्व, लग्न, मन और बुद्धि यानी निर्णय के साथ केतु का पुनः संबंध बन रहा है, अर्थात आंतरिक परिवर्तन, पुनर्विचार या किसी भूमिका में बदलाव संभव है। अंततः केतु नवांश 25 से बृहस्पति नवांश 81, केतु नवांश 25 से सूर्य नवांश 81 तथा मंगल नवांश 68 से शनि नवांश 16 तक की गणना 57 वर्ष देती है। यहाँ बृहस्पति सम्मान या मार्गदर्शन, सूर्य प्रतिष्ठा या पहचान और मंगल शनि यानी परिश्रम बनाम संरचना का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि यह समय उपलब्धियों की औपचारिक मान्यता, जिम्मेदारियों में वृद्धि या किसी दीर्घकालिक योगदान के परिणाम स्वरूप सम्मान प्राप्ति से जुड़ा हो सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो इन प्रोग्रेशंस में विशेष रूप से केतु, राहु, चंद्रमा, बुध, सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि बार बार सक्रिय हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में घटनाएं केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मानसिक स्तर, निर्णय, पहचान, मार्गदर्शन और कर्मफल सभी आयामों को एक साथ स्पर्श करेंगी। अतः यह कहा जा सकता है कि आने वाले महीनों में ये ग्रह अधिक सक्रिय रहेंगे और किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण घटनाएं प्रदान कर सकते हैं। इसे एक अवलोकन के रूप में शेयर किया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष परिस्थितियों और वास्तविक घटनाओं के आधार पर ही स्थापित होगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया सभी घटनाओं का सत्यापन अपने स्तर पर अवश्य कर लें। इन घटनाओं की जानकारी मैंने मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से संकलित की है, इसलिए इनमें त्रुटि की संभावना हो सकती है। साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यहाँ दी गई तिथियाँ नवांश प्रोग्रेशन की गणना के आधार पर विशेष रूप से निकाली गई हैं। इनका उद्देश्य किसी घटना को बिल्कुल उसी दिन सिद्ध करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कोई घटना उस समयावधि के आसपास यानी प्लस माइनस कुछ समय के अंतर के भीतर घटित हो रही है या नहीं। यदि घटनाएं इन तिथियों के आसपास घटित होती दिखाई देती हैं, तो इसे इस सिद्धांत की पुष्टि के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। कृपया आपसे निवेदन है कि इन तिथियों के आसपास घटित होने वाली किसी भी घटना का अपने स्तर पर अवश्य सत्यापन करें और यह देखने का प्रयास करें कि क्या इन तिथियों के निकट कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती हुई दिखाई देती है जिसे इन गणनाओं से जोड़ा जा सके। बीज स्फुट का विश्लेषण। राशि चक्र में स्थिति। बीज स्फुट मिथुन राशि में स्थित है। यदि राशि चक्र की शुरुआत 0 डिग्री मेष से गणना करें तो ये 2 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और तीसरी राशि में 1 डिग्री 19 मिनट तक पहुंचा है। कुल चली हुई डिग्री 2 गुणा 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री 19 मिनट इज इक्वल टू 61.3167 डिग्री। समय रूपांतरण। प्रोग्रेशन टाइमलाइन निकालने के लिए नवांश स्थिरांक लगाया जाता है। एक नवांश बराबर 3.33 डिग्री। कुल नवांश बराबर 61.3167 भाग 3.33 इज इक्वल टू 18.395। वर्ष गणना पूर्ण संख्या 18 वर्ष, दिन गणना शेष 0.395 गुणा 360 इज इक्वल टू 142 दिन। अंतिम प्राप्त तिथि 2/2/1991। केतु का विश्लेषण। राशि चक्र में स्थिति।
केतु मिथुन राशि में स्थित है। 0 डिग्री मेष से गणना करने पर ये 2 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और तीसरी राशि में 23 डिग्री 17 मिनट तक पहुंचा है। कुल चली हुई डिग्री 2 गुणा 30 डिग्री प्लस 23 डिग्री 17 मिनट इज इक्वल टू 83.2833 डिग्री। समय रूपांतरण कुल नवांश बराबर 83.2833 भाग 3.33 इज इक्वल टू 24.985। वर्ष गणना 24 वर्ष। दिन गणना 0.985 गुणा 360 इज इक्वल टू 355 दिन। अंतिम प्राप्त तिथि 1/1/1998। लग्न का विश्लेषण। लग्न कन्या राशि में स्थित है। 0 डिग्री मेष से गणना करने पर ये 5 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और छठी राशि में 18 डिग्री 33 मिनट तक पहुंचा है। कुल चली हुई डिग्री 5 गुणा 30 डिग्री प्लस 18 डिग्री 33 मिनट इज इक्वल टू 167.55 डिग्री। समय रूपांतरण कुल नवांश बराबर 167.55 भाग 3.33 इज इक्वल टू 50.265। वर्ष गणना 50 वर्ष। दिन गणना 0.265 गुणा 360 इज इक्वल टू 95 दिन। अंतिम प्राप्त तिथि 16/4/2023। पंचस्फुट का विश्लेषण। पंचस्फुट कन्या राशि में स्थित है। 0 डिग्री मेष से गणना करने पर ये 5 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और छठी राशि में 21 डिग्री 3 मिनट तक पहुंचा है। कुल चली हुई डिग्री 5 गुणा 30 डिग्री प्लस 21 डिग्री 3 मिनट इज इक्वल टू 171.05 डिग्री। समय रूपांतरण कुल नवांश बराबर 171.05 भाग 3.33 इज इक्वल टू 51.315। वर्ष गणना 51 वर्ष। दिन गणना 0.135 गुणा 360 इज इक्वल टू 113 दिन। अंतिम प्राप्त तिथि 3/5/2024। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।